हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव शंकर आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये शंकर एकेडमिक चैनल सभी वर्ग के छात्रों के लिए बनाया गया है ताकि जो भी बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन से या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इंडियन पॉलिटी को सबसे पहले स्टार्ट किया हूँ। इंडियन पॉलिटी का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, तो उसको आप लोग पढ़िए और उसको कंटिन्यू 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। और जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए स्लाइड का, वो इस गिवन सीएन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा, आपको पीडीएफ उस पर दे दी जाएगी। और कमिंग वीडियोस के लिए भी जो भी आपको डाउट होगा, इस सीएन नंबर पे आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को कुछ अपना रिकमेंडेशन देना है, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ये सिविल सर्विस के लिए फ़र्स्ट टाइम शुरू किया है। तो जो भी बच्चे या फिर जो भी सीनियर्स लोग हैं वो इस चैनल को देख रहे हैं तो अपना रिकमेंडेशन दीजिएगा ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट्स होगा वो जानिए। क्योंकि इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट नहीं है। इंडियन पॉलिटी हम तो कहते हैं कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर सिटीजन को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है सिर्फ एग्ज़ाम व्यू से पढ़ना उचित नहीं है। इंडियन पॉलिटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो हमारे रियल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप इंडियन पॉलिटी पढ़ के अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान सकते हैं, अपने देश के अंदर हाई कोर्ट्स में कैसे आप अपील करना है, सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट किस टाइप के केसेस को डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में कहीं भी आप जा सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ओवरकम कर सकता है। इन चीज़ों को आप इंडियन पॉलिटी पढ़ के ही समझिएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को आप जेल में पुलिस आकर लेकर चली जाती है तो उन पुलिस के पास क्या राइट है कि आपको 24 घंटे के से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकती है। उनको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको हमारे संविधान के दिया हुआ है। और इंडियन पॉलिटी जो है वो पढ़िएगा तो आपको सारी जानकारी ये मिल जाएगी। पार्लियामेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, वो किस तरह से कोई भी संविधान नया लागू करना है तो क्या क्या उसमें मेजॉरिटी वोटिंग की आवश्यकता होगी, किस तरह का संविधान लाने में किस तरह का वोटिंग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो जो भी व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी व्यक्ति दरोगा या फिर एसएससी का तैयारी कर, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी, क्योंकि मैं अपने स्तर से जितना हो सकता है मैं बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। और आपका रिकमेंडेशन अगर कुछ है तो वो भी आप दे सकते हैं इस वीडियो में। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो लास्ट क्लास में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर्ड एक्ट 1853 तक मैंने कवर किया था। अब मैं आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके बाद के सारे एक्ट कवर करूँगा अप टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इस वीडियो में। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा आपके लिए, तो इसको फास्ट करके आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं स्पीड बढ़ाकर। तो वन बाय वन हम सारे एक्ट्स को पढ़ते हैं। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई अगर वीडियो में दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट एक्ट। तो 1857 में जो पहली आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसके बाद अंग्रेज़ों को ये अनुभव हो गया कि अगर हम अपने पॉलिसी या फिर जो गवर्नेंस का जो पॉलिसी चल रहा है उसमें बदलाव अगर नहीं किए तो हो सकता है कि हमारे हाथ से ये जो इंडिया के ऊपर साम्राज्य है वो ख़त्म हो जाए। तो चूँकि उस समय ऐसा नहीं कि 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई थी
वो सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन का अभाव था। और ये यूनाइट वे में नहीं हुआ था, वो कभी यहाँ हो रहा है, कभी दूसरे क्षेत्र में हो रहा है, मतलब छोटे छोटे जगह पे हो रहा था, जिसके कारण तो ब्रिटिश के लिए वो काफ़ी आसान था दबा देना। लेकिन अगर उस समय कम्युनिकेशन अच्छा होता तो पूरे देश में ये एक बार होती और ब्रिटिश उसको दबा नहीं पाती। फिर भी अंग्रेज़ों के मन में ये डर बैठ गया कि अगर हम थोड़ा सा रवैया अपना नहीं बदलें तो इंडिया में शासन करना मुश्किल है। तो उन्होंने सडनली सारे जो रूल रेगुलेशन एक्ट्स जो भी थे उन सब में बदलाव करना चालू किया। और इंडिया में अगर रूल करना है तो उनको ये चीज़ का अनुभव हो गया कि इंडियंस को भी शामिल करना पड़ेगा रूल बनाने में, क्योंकि इंडिया में क्या लोगों की ज़रूरत है, लोगों का मानसिकता कैसे है, इंडियंस ही बता सकता है। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वन बाय वन करके इंडियंस को भी शामिल करना चालू किया। और वन बाय वन नया नया एक्ट्स आते गया उसी के हिसाब से। तो आइए देखते हैं। तो इस एक्ट में सबसे पहले गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको ख़त्म करके वायसराय ऑफ इंडिया नया एक पोस्ट लेकर आया गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया का अगर कोई पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही होंगे, और फर्स्ट वायसराय भी अगर कोई पूछेगा तो वो भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो ये दोनों जो मेन हैंड्स थे, कार्यकारी हैंड्स थे, एग्जीक्यूटिव हैंड्स थे, वो दोनों ख़त्म कर दिया गया। इसके जगह पे एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये फुल्ली एथराइज्ड जो एक तरह से मंत्री होते थे ब्रिटिश के, वो नियुक्त किए गए। और जो भी चीज़ें इंडिया में होती थी या जो भी नियम कानून बनाना रहता था वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत करते थे। इसके लिए ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 मेंबर इंडियन काउंसिल बनाया गया। मीन्स इसमें 15 लोग थे जो कि सजेस्ट करते थे, एडवाइस करते थे सेक्रेटरी चेयरमैन को। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट तीन है, 1861 में आया, 1892 में आया, 1909 में आया। तो इसमें क्या देखा गया, मैं पहले ही बोला कि इंडियंस को शामिल करना ये लोग चालू किए कोई भी कानून बनाने के लिए। तो सबसे पहले इंडियन नॉमिनेट किए गए, वो नॉन ऑफिशियल एक्चुअली में रहते थे, ऑफिशियल उनको नहीं दिया जाता था। तो चूँकि वो डरते भी थे कि अगर इनको ऑफिशियल कर दिया जाए तो ये परमानेंट एम्प्लॉय भी हो जाएंगे और हो सके फिर अंदर आकर कानून बनाने में ये लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो नॉन ऑफिशियल तौर पे ये लोग शुरुआत में रखे गए। इंडियन ये सारे जो जितने भी थे शुरुआत में वायसराय काउंसिल के द्वारा नियुक्त होकर आते थे। शुरुआत में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीन इंडियंस थे जो कि फर्स्ट टाइम नियुक्त किए गए ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर इस एक्ट के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू किया गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि चार्टर्ड एक्ट 1833 में सेंट्रलाइजेशन पीक पे चला गया था। सारे लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का ख़त्म करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीनस्थ कर दिया गया था। फिर बाद में उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया था। लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि थोड़ा पावर को सेंट्रलाइज के जगह प्रोविंसेस के अंदर दे दिया जाए, ताकि वो अपने लिए वहाँ लोकल लेवल पे कानून व्यवस्था बना सकें। और उससे ये होगा कि लोकल लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे कानून बनाने में, तो शासन करना आसान हो जाएगा। फिर तीन नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। बंगाल के लिए 1862 में, न्यू वेस्ट प्रोविंसेस यूपी वगैरह के लिए 1886 में, और पंजाब के लिए 1897 में। एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे कि डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं किसी भी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, या फिर हमारे ही पार्लियामेंट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उस हिसाब से पोर्टफोलियो सिस्टम पे ही बेस्ड है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट अथॉरिटी के अंदर चार्ज में दे दिया गया। ऑर्डिनेंस पावर जो है वो वायसराय के अंदर रहता था। कोई भी इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस पास करने का पावर होता था, जो कि 6 महीने तक कंटिन्यू रहता था। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या और बढ़ाई गई। फिर काउंसिल कुड डिस्कस द बजट, मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को और पावर दिया गया और बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर।
इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, वही नॉन ऑफिशियल मेंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में बढ़ाए गए। सेंटर में जो प्रोविंसेस सेंटर में जो मेंबर्स आते थे उसमें रिकमेंडेशन प्रोविंशियल काउंसिल से होकर आता था और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ये सब पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि यूपीएससी इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी पकड़ती है कि सेंटर काउंसिल ऑफ वायसराय में रिकमेंडेशन कौन करता था, तो प्रोविंशियल काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर प्रोविंशियल काउंसिल में रिकमेंडेशन किसका रहता था, तो लोकल बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़, फिर ज़मींदार एसोसिएशंस, ये सब प्रोविंशियल काउंसिल में रिकमेंड करते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है अगर यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो। आते हैं नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो आपको आप लोग सभी जानते होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर जो नए हैं वो जान लें कि इस एक्ट को सबसे ज़्यादा डिमेरिट्स ये था कि इंडियन इलेक्टोरेट्स को बांट दिया गया, मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को अलग कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई। उसमें क्या था कि मुस्लिम जो उम्मीदवार होते थे उसको मुस्लिम वोटिंग के थ्रू ही मुस्लिम लोग ही वोट करके उसको भेज सकते थे। तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनिज्म भी बोला जाता है। तो आते हैं वन बाय वन देखते हैं अदर्स थिंग्स, अदर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। लार्जर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाया गया, 16 से 60 कर दिया गया। फिर ऑफिशियल मेंबर की संख्या में ज़्यादा थी सेंटर में नॉन ऑफिशियल कंपेरिजन में, बट प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल का संख्या ज़्यादा थी। वो अलाउ किए कि चूँकि लोकल लेवल पे जितना लोकल लोग अगर ज़्यादा रहेंगे तो वो सजेस्ट करेंगे कि ये रूल यहाँ पे लगाइए। वो एक्चुअली में ज़मींदार्स और गवर्नमेंट सपोर्टिव लोग ही होते थे जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि कैसे यहाँ पे रूल करना है। ये रूल लाइए ताकि लोग इसको ज़्यादा विरोध न करें। मोर पावर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल को और भी पावर दे दिया गया इस एक्ट के द्वारा। फिर इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियंस को शामिल किया गया। वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, बिहार से वो बिलोंग्स करते हैं, वो फर्स्ट ला मेंबर बने। फिर ये देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई जो मैंने बताया था। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, कुछ कुछ अपना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होता था ज़मींदारों का, चैम्बर ऑफ कॉमर्सों का। इस ये एक्ट के अंदर इन चीज़ों को लाया गया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। इसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मीन्स जैसे आज 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हम सेंटर का सब्जेक्ट, राज्य का सब्जेक्ट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो इस एक्ट में स्टार्ट किया गया सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। फिर डायरकी इन प्रोविंसेस, मीन्स राज्य में डायरकी सिस्टम लाया गया। डायरकी क्या था कि कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखा जाता था कि वो मिनिस्टर और कैबिनेट में डिस्कशन के बाद गवर्नर के पास आता था। कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व रखा जाता है जो जिस पे गवर्नर का अपना ये पावर होता था, गवर्नर के पास से अपना पावर होता था कि वो कुछ भी उस पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है सक्सेसफुल नहीं रहा। बाइकर्मलिज्म का जो कंसेप्ट था इसी एक्ट के द्वारा आया। इसमें 2 काउंसिल ऑफ हाउसेस होते थे, ये काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर इंडियंस, इस रूल में इस एक्ट के द्वारा इंडियंस की संख्या बढ़ाई गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पिछले एक्ट में मैंने देखा कि सिर्फ एक मेंबर सत्येंद्र प्रसाद जी को शामिल किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसमें आप देखिएगा कि 3 मेंबर को शामिल कर दिया गया है, 6 में से 3 मेंबर जो है इंडियंस रहेंगे। फिर देखिएगा कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स को और एक्सटेंड किया गया। मीन्स 1919 में जो एक्ट आया उसमें सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों को अलग इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई निर्वाचन क्षेत्र की, लेकिन इसमें और बढ़ाया गया ताकि लोग आपस में फाइट करें और अंग्रेज उसका बेनिफिट्स उठाएं।
तो इसमें सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को सेपरेट वोटिंग का व्यवस्था कर दिया गया। जब और वोटिंग भी था, वो सब कोई वोट नहीं कर सकता था। मीन्स जो उम्मीदवार चुन कर आ रहे थे वो बहुत लिमिटेड लोग को ही राइट था वोट करने, जिनके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स दे रहे हैं, एजुकेशन आपके पास है, तो वही लोग सिर्फ वोटिंग करते थे। फिर हाई कमिश्नर का एक ऑफिस आपको खोला गया लंदन में, उसका हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। पर फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई इसी एक्ट के द्वारा। 1926 में ये इस्टेब्लिश किया गया। फिर प्रोविंशियस बजट को सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से इसी एक्ट के द्वारा। ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। फिर स्टैट्यूटरी कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये आपका हर साल, हर 10 साल के बाद ये कमीशन रिपोर्ट लेगी कि ये जो कानून व्यवस्था और सरकार चल रही है वो रिपोर्ट मांगेगी कि 10 साल में 10 साल का क्या रिपोर्ट है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसी रिपोर्ट के लिए हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ एक कमीशन भेजता था, जिस एक कमेटी भेजती थी। वो कमेटी यहाँ इंडिया में विजिट करके यहाँ के सिचुएशन को देखकर न्यू मतलब अगले 10 साल के लिए नया कानून बनाने का व्यवस्था करता था। तो जो कमेटी आने वाली थी 1929 में, वो 1927 में आ गई, बिफोर 2 ईयर्स। वो इसका जो हेड थे जॉन साइमन थे, और इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, इसीलिए सारे इंडियन पार्टी ने इसका विरोध किया। और साइमन कमीशन जो था वो रिपोर्ट 1930 में सबमिट किया। इस इसका रिकमेंड क्या क्या था वो देख लेते हैं। ये रिकमेंड किया कि डीआरकी को ख़त्म किया जाए प्रोविंसेस से। फिर एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये आपको डीआरकी ख़त्म करके बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए प्रोविंसेस में। गवर्नर का तानाशाही वगैरह जो चल रहा था थोड़ा बहुत, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करने की बात कही गई इसके रिकमेंडेशन में। और प्रिंसली स्टेट दोनों, मतलब फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश के अंदर दोनों आ जाएंगे। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स, मीन्स ये जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स जो थे उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला गया। इसका रिस्पांस क्या दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? इसमें सबसे पहले 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ, जो कि कांग्रेस ने इसका अवॉइड किया। कोई भी कांग्रेस की तरफ से 2 राउंड टेबल में कोई नहीं गया। फिर लास्ट में एक गए थे शायद गांधी जी, और वो फिर भी कुछ वैसा आउटकम निकल कर नहीं आया। तो इसी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्युनल अवार्ड्स। चूँकि अंग्रेज क्या कर रहे थे कि हमारे समाज को बांटते जा रहे थे। पहले मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा थी तो उसको बांट दिया है, मुस्लिम का अलग वोटिंग का व्यवस्था कर दिया। फिर क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, फिर सिख समाज को बांट दिया। अब अब इन लोगों के दिमाग में लग रहा है कि हिंदू जो है बहुत ज़्यादा संख्या में, अब हिंदू को भी डिवाइड करना ज़रूरी है। तो इन्होंने हिंदू में चूँकि शेड्यूल कास्ट और लोअर वर्ग की संख्या ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने साइड मिलाकर उन्होंने कॉमनल अवार्ड की घोषणा की। उस समय ये जो कॉमनल अवार्ड लाया गया 16 अगस्त को लाया गया 1932 में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसन मैकडोनाल्ड थे। इसको एक्चुअली सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो था ही। प्रोविज़न ऑफ द अवार्ड क्या था? कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, मतलब पहले जो लाया गया उसको कंटिन्यू तो करना ही है। ये एक्सटेंड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, मीन्स हिंदू को भी आपस में डिवाइड करो, नहीं तो ये जो आंदोलन इतना ज़्यादा चल रहा है उसको देखते हुए वो डर गए थे कि अब यहाँ शासन करना बहुत मुश्किल है। तो इसके खिलाफ में गांधी जी ने अनशन पे बैठ गए और वो भूख हड़ताल पे चले गए। उस समय वो यरोदा जेल में बैठे थे पूना में। तो वो जब वो डिमांड रखें कि जब तक
इस रूल को नहीं हटाया जाएगा, मैं भूखा ही रहूँगा, जब तक भूखा ही मर जाऊँगा अगर इसको नहीं हटाया गया। तो इसके कारण जो है समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहा गया, समझौता हुआ डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और कांग्रेस के बीच में। शेड्यूल कास्ट के लीडर थे डिप्रेस्ड क्लास के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी। इसमें यही समझौता हुआ कि सेपरेट वोटिंग की व्यवस्था तो नहीं रहेगी, लेकिन जो सीट्स हैं कुछ रिजर्व रहेंगे डिप्रेस्ड क्लास के लिए। यहीं से समझिए कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया है इसी कॉमनल अवार्ड्स के द्वारा। अब इन सारी घटनाओं के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी चीज़ें इसी एक्ट से लिया गया है। तो इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी के जाकर। इसको मैं पॉइंट वाइज थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना रहेगा क्योंकि ज़्यादातर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक्ट के द्वारा लाया गया है। तो आइए देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट में हमने देखा था कि फेडरेशन कमीशन की स्थापना करने के लिए बोला था, वो लाया गया यहाँ पर इस एक्ट में। पावर को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में। इससे पहले हम लोग देखें 1919 में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सेंटर और प्रोविंसेस। यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फेडरेशन, प्रोविंसेस और कंकरेंट लिस्ट। फेडरेशन लिस्ट मीन सेंटर के पास कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, 59 सब्जेक्ट्स वहाँ पे बोला गया। प्रोविंसेस के पास 54 सब्जेक्ट्स रहेंगे स्टेट्स के पास, और कॉन्करेंट मीन्स कंबाइन 36 सब्जेक्ट्स रहेंगे। और जो रिसिड्यूरी बचा हुआ जो पावर जो भी डिस्कस नहीं किया गया, वो वाइसराय के अधीन रखा गया। फेडरेशन नेवर फॉर्म्ड एज प्रिंसली स्टेट मीन्स ये पारित तो किया गया लेकिन फेडरेशन कभी बना नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट डिनाइट कर गए कि हम नहीं शामिल होंगे। प्रिंसली ऑटोनॉमी की बात कही गई थी आपको साइमन कमीशन में, तो डीआरकी को बोला गया था साइमन कमीशन रिपोर्ट में कि ये ख़त्म करना चाहिए प्रोविंसेस से, तो इस एक्ट में उसको मान लिया गया और डीआरकी ख़त्म कर दी गई। गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मीन्स गवर्नर ऑफ जो प्रोविंसेस थे वो मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेंगे, नहीं कि अपना मनमाना करेंगे। तो इस एक्ट में ये रूल को लाया गया ताकि प्रोविंसेस जो है अच्छे से चल सके। नहीं तो होता क्या था, गवर्नर के अधीन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर वो अपना मनमाना पावर दिखाते थे। फिर प्रोविंसेस ऑटोनॉमी जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया 1937 में और सस्पेंड कर दिया गया 1939 में। फिर ये एक्चुअली ये रूल भी बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा 1939 में। डीआरकी एट सेंटर, ये एक्ट के अंदर बोला गया कि डीआरकी जो है सेंटर के अंदर लाना चाहिए, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और बाइकम्युनिज्म का कंसेप्ट जैसे पिछला 1919 में एक्ट में लाया गया था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि किस किस राज्य में इसको लगाना है। तो इस एक्ट में बोला गया कि 6 प्रोविंसेस जो बड़े प्रोविंसेस थे उसमें बाइकम्युनिज्म लाया जाएगा। बाइकम्युनिज्म मतलब 2 हाउसेस रहेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग इलेक्ट होकर आएंगे और असेंबली में सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेट होकर आएंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होकर आएंगे पर्सन्स। तो 6 उस समय जो 6 प्रोविंसेस थे, बंगाल, बॉम्बे, बिहार मीन्स बी से पहले याद रखे, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, और 3 और हैं मद्रास, आसाम और यूपी। तो ये आज भी 6 राज्यों में बाइकम्युनिज्म है, उसको आप लोग याद कर रखिएगा। और 6 राज्य आज भी, बिहार में बाइकम्युनिज्म है, बंगाल में है, बॉम्बे की जगह महाराष्ट्र बोल सकते हैं, फिर तेलंगाना में है, फिर तेलंगाना से हटकर कौन बना उसमें है, हाँ ये आपका फिर इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा 6 राज्यों में जो भी हैं। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें बोला गया कि जो शेड्यूल मतलब जो लाया गया कॉम्युनल रिवार्ड, वो शेड्यूल कास्ट और ये सब का सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की जाए, इस एक्ट में बोल दिया गया। फिर से काउंसिल ऑफ इंडिया जो चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडवाइज्ड बाय ए टीम, काउंसिल के द्वारा अब एडवाइस नहीं किया जाएगा, एक टीम के द्वारा एडवाइस किया जाएगा।
और फ्रेंचाइजी टू वोट जो था, वोटिंग के लिए जो आपको राइट दिया गया था, वो 10% ऑफ पॉपुलेशन दे दिया गया, टोटल पॉपुलेशन का मीन्स एक्सटेंड किया गया। पहले सिर्फ धनिक और पढ़े लिखे लोगों को ही सिर्फ ये राइट था, लेकिन अभी बढ़ाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत, 1935 एक्ट के तहत। तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। उस पब्लिक सर्विस कमीशन आपको चार्टर्ड एक्ट 1853 में लाया गया था, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ 1926 में। उस समय सिंगल था, अभी सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन था। अभी आपको देखिएगा फेडरल, प्रोविंसेस एंड जॉइंट सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई इसी एक्ट के द्वारा। फेडरल कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिश 1937 में हुई, वही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बना। तो ये 1935 एक्ट को एक बार थ्रू आउट फिर से रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे एक सवाल आप समझिए कि हर साल या अल्टरनेट करके आता ही है। अब आते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडिपेंडेंस एक्ट के पहले क्या क्या चीज़ें घटना घटी, उसको थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र। आप देखिएगा कि जब 1947 के समय ये भी पूछता है कि स्टेट पीएससी में जनरली पूछेगा कि उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, तो क्लेमेंट एटली थे। उन्होंने घोषणा किया 20 फरवरी को कि इंडिया में ब्रिटिश रूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडियंस को 30 जनवरी 1948 को। लेकिन मुस्लिम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि इंडिया को पार्टीशन किया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया माउंटबेटन प्लान के तहत 3 जून को। और 3 जून को एक और प्रस्ताव लाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो चल रहा है वो वैसा ही रीजन पे लागू करेगा जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। फिर जो पार्टीशन प्लान था, कांग्रेस और मुस्लिम लीगों ने एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया को 2 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड कर दिया गया, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लिखा हुआ है। अब देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, चूँकि 10-12 पॉइंट है, इस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो इसमें इम्पोर्टेंस ये था कि ब्रिटिश रूल इंड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑन 15 अगस्त 1947। वायसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एबलिस्ड। ये जो पोस्ट थे वायसराय और सेक्रेटरी, वो ख़त्म हो गए। 2 राज्य बनाए गए, डोमिनियन मीन्स राज्य होता है, तो उस समय उसको राज्य का दर्जा दिया गया, तो 2 राज्य बनाए गए। हेड ए गवर्नर जनरल एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे दोनों राज्य का। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एम्पावर टू फ्रेम, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो चल रहा है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगा और लेजिस्लेटिव कानून बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्प करेगा। प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशन लैप्स्ड, जो प्रिंसली स्टेट्स के बीच का ट्रीटी रिलेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। आपको सेंटर के साथ जो प्रिंसली स्टेट का रिलेशन था, अब स्टेट्स जो भी थे प्रिंसली स्टेट वो फ्री थे ज्वाइन करने के लिए, इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहें, मतलब किसी प्रिंसली स्टेट पे दबाव नहीं था। तो आप देखिएगा कि कुछ प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए बोले, जैसे कि हैदराबाद, तो उसको बाई पुलिस एक्शन उसको हैदराबाद को। कश्मीर को देखिए, कश्मीर भी उस समय रेडी नहीं हुआ 1947 में, लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो उस समय वो बोला कि ठीक है हम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन युद्ध, उसी कारण युद्ध हुआ। फिर आपको इंडिया में सिविल सर्विस, जो भी लोग थे सिविल सर्विस से काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू किया गया।